महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। प्रस्तावना। पहला नंबर 1, भारत में स्त्रियों पर अन्याय और अत्याचार होता है। क्योंकि इस पाठ में हम महिला और अन्य कमजोर वर्गों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। तो महिलाओं ने स्वतंत्र युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वतंत्र कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। तो हम इस पाठ में उनके द्वारा दिए गए सभी योगदानों का अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं। नंबर 1, भारत में महिला स्त्रियों पर अन्याय और अत्याचार होता है, आप सभी जानते हैं। दूसरा, अन्याय की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। तीसरा, इसके कारण ही प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात जनगणना के अनुसार 1951 में 940 था, जो 2001 में घटकर 933 हो गया। चौथा, आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। निजामशाही और सामंतशाही व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों ने स्वतंत्र युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट, स्त्रियों का प्रकटीकरण। अब स्त्रियों का प्रकटीकरण में जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। जो स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण है उसमें जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे, यानी प्रदर्शन किए थे। समाजवादी नेता मुनाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था एन दिवाली में, यानी मुनाल गोरे की अध्यक्षता में 1972 में महाराष्ट्र में मुनाल गोरे की अध्यक्षता में एन दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी और मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। फलत महिलाओं ने इकट्ठा आकर साथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इसी आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भलीभांति परिचित हो गई। यानी जो थी मुनाल गोरे, इसके नेतृत्व में 1972 में महाराष्ट्र में संगठित होकर शक्ति प्रदर्शन कराए, जिसे मुनाल गोरे ने मुंबई में नेतृत्व किए, जिसमें दिवाली के अहीन मौके पर सारी वस्तुएं यानी हमारे खाने पीने की सब वस्तुएं महंगी हो गई थी। इसीलिए यहाँ की महिलाएं इकट्ठा हुई और बेलन मोर्चे के नाम से जुलूस निकाला और इस आंदोलन को अधिक सफलता मिली, जिससे जनता और महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भलीभांति परिचित हो गई। तो ये थे मुनाल गोरे के नेतृत्व में स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण। अब देखते हैं नंबर 1, भूदान आंदोलन में विनोबा भावे ने स्त्री मुक्ति का उपयोग करके भूदान संबंधी विचार संपूर्ण भारत में पहुंचाया। 2, निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसानों के स्वतंत्र युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। तीसरा, जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई की विरोध में मुनाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई में स्त्रियों ने बेलन मोर्चा निकाला और महिलाओं के इसी आंदोलन को अच्छी सफलता मिली।
अब उसके बाद देखते थे, ये देखे थे हमने स्त्रियों का प्रकटीकरण, जिसके में से भूदान आंदोलन, विनोबा भावे स्त्री मुक्ति उपयोग भूदान संबंधी संपूर्ण भारत में पहुंचाया और इसको अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके बाद देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण होने से स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। दो, हिमालय की तलहटी में वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काटे जाने वाले थे और इसी के विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। जो हिमाचल की तलहटी पर, हिमाचल के जंगलों में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे व्यापारिक उद्देश्य से और उसमें बड़े पैमाने पर काट रहे थे, उसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से इस आंदोलन में स्त्रियों ने वृक्ष के चारों ओर घेरा बनवाया। पेड़ों से चिपक कर उन्होंने पेड़ों को बचाने का प्रयास किया। चौथा, यहाँ की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। पांचवा, मौरा देवी, सुदेशा देवी तथा बैचनी देवी जैसी महिलाओं ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की और स्त्रियों ने छठवां, स्त्रियों ने हाथ में हाथ घुसकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। इसी प्रकार इसी के कारण आंदोलन को चिपको आंदोलन ऐसी कहा जाता है, जिसकी वजह से गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणिया ने इस आंदोलन का महत्व दिया, जो कि स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण 1963 में हुए और चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे और इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणिया ने आंदोलन चलाया और स्त्रियों के हाथ में हाथ घुसकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई और पेड़ों की चारों ओर कटाई न हो इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों की चिपक जाती थी और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार का स्वरूप इस आंदोलन का था, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। और आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था और इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरा देवी कार्यकर्ता ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की और उन्हें सुदेशा देवी, बैचनी देवी का अधिक सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये था चिपको आंदोलन। अब देखते हैं इसके बाद शराब के विरोध में आंदोलन। अब आंध्र प्रदेश में वर्ष 1992 में शराब पान विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो शराब के विरोध में आंदोलन था, वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान का विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के कार्यकर्ता तबाह हो जाते थे, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार की नीति के कारण अरग स्थानीय शराब विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरग की दुकानें खोली। तीसरा, सामान्य जनता शराब की आदी बनने लगी। चौथा, साक्षरता कार्यक्रम सीता माँ कथा की सीता किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है इस बात पर बताई जाती थी और इसके कारण लोगों में जागृति आने लगी। यानी एक नाटक तैयार किए गए जिससे लोगों को उससे सीखने को मिला और उसमें एक सीता माँ की कथा की सीता किस प्रकार शराब की रोकथाम करती इस बात पर बताई जाती थी और इसके कारण लोगों में जागृति आने लगी। उसके बाद निल्लोर जिले के दुबगुट्टा गांव की 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए और इस घटना के कारण महिलाओं ने अरग बेचने वाली दुकानें बंद करवा दी। इससे प्रेरणा लेकर संपूर्ण राज्य में अरग विरोधी आंदोलन फैल गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में
कड़ी नीति अपनाई, जिसके कारण लोगों को ना शराब पीना बंद कर दिया, शराबों की दुकानें बंद हो गई और इसी से शराब का अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक सारी चीजें, शराब की दुकानों का आंदोलन में विरोध हुआ। तब आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप गांव गांव में अरक की दुकानें खोली, गांव की निर्धनता, परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई थी। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था और इसी कार्यक्रम में सीता माँ बताई जाती थी। इस कथा में बताया गया था कि सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है और वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गुडबद्दा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा आई और उन्होंने अरक बेचने वाली दुकानें बंद कर दी। स्थानीय समाचार पत्रों में यह समाचार आते थे कि गांव-गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और यह आंदोलन शराब राज्य में फैल गया और परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीतियां अपनाई। तो ये था शराब। अब उसके बाद देखते अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। इसमें क्या थी? नंबर 2 शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता संयुक्त राष्ट्र संघ की त्रिसूत्री थी। तीसरा भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर हेलोनी गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया गया। चौथा स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के सौंदर्य में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम हुए। पांचवा स्त्रियों की शिक्षा और उनका प्रतिशत शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं स्त्रियों की रोजगार की संदर्भ में वर्तमान में थी। छठवा उन्हें मिलने वाला वेतन, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर और स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। और सातवां इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के बारे में, जिन्होंने हर प्रकार शांति, विकास, स्त्री पुरुष समानता, संयुक्त राष्ट्र संघ की त्रिसूत्री, भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर फिल गुना की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के सौंदर्य में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उनका प्रतिशत शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, स्त्रियों की रोजगार के सौंदर्य में वर्तमान स्थिति, उन्होंने मिलने वाला वेतन, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण विकास के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति आंदोलन। महिलाओं के लिए राज्यव्यापी परिषद 1988 में समिति की घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तीसरा स्त्री लिंग भेद, जाति भेद और वर्ण भेद के लिए संघर्ष करने की नीति, स्त्री मुक्त की ललकार, नमक गीता संग्रह, ज्योति महासायकर, कालिका नुक्कड़ नाटक, मुलगी झाली वो, बेटी पैदा हुई जी, मुखपत्र के प्रेरक, ललकारी, प्रेरणादायी ललकार आदि उपक्रम प्रारंभ हुए। ये था महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति आंदोलन, जो महिलाओं के लिए राज्यव्यापी परिषद हुआ, जिसके कारण लिंग भेद, जाति भेद और वर्ण भेद के लिए संघर्ष करने की नीति, स्त्री मुक्ति की ललकार,
नम गीता संग्रह ज्योति महाशय कर कालिका नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, इस बेटी पैदा हुई की मुखपत्र ले प्रेरक ललकारी प्रेरणादायी ललकार आदि उपक्रम प्रारंभ हुई। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की दो बातें जो हमने देखे, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति आंदोलन। इसके बाद स्त्री मुक्ति आंदोलन के दल कहाँ कहाँ पर थे, स्त्री मुक्ति आंदोलन के दल कहाँ कहाँ पर थे ये देखते हैं हम लोग। नंबर 1 औरंगाबाद में था स्त्री उच्चान मैथिन स्त्री अन्याय विरोधी मंच, ये औरंगाबाद में है। दूसरा कोल्हापुर महिला दक्षता समिति, ये कोल्हापुर में है। तीसरा नासिक महिला हक, ये नासिक में है। चौथा लातूर नारी प्रबोधन मंच, ये लातूर में है। और पांचवा विद्या बाल नारी क्षमता मंच, मिळून समजनी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये सारी चीज ये स्त्री मुक्ति आंदोलन के दल है जो औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, लातूर और विद्या बाल, ये 5 जगह पर इनके नारियों के प्रति स्त्रियों के प्रति दल है। अब अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 में संगठन स्थापित किया और इस संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार आदि समस्याओं पर संघर्ष किया गया। अब महिलाओं के संदर्भ में कानून, महिलाओं के संदर्भ में कानून 1992 का कानून के अनुसार केंद्र सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया, स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ, बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई, स्त्रियों को भी समान विच्छेदन तलाक का अधिकार दिया गया। वर्ष 1961 में दहेज प्रतिबंध कानून बनाकर दहेज लेना यह फौजदारी अपराध माना गया। तीसरा वर्ष 1961 में प्रस्तुति सुविधा अधिनियम पारित करके स्त्रियों को प्रस्तुति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हुआ। ये महिलाओं के संदर्भ में कानून था जो कि 1952 के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया, स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ, बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई, पुरुषों के भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेदन तलाक का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना और वह कानून है दहेज प्रतिबंध कानून 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा मांगना फौजदारी माना जाता था और दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। और इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं कम हुई और आगे चलकर महिलाओं को प्रस्तुति का अवकाश प्राप्त करने वाला प्रस्तुति सुविधा अधिनियम अस्तित्व में आया और इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रस्तुति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये था महिलाओं के संदर्भ में कानून। अब देखते हम लोग दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। यद्यपि दहेज प्रथा के विरोध में जागृति, यद्यपि भारत में दहेज प्रतिबंध कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु अथवा कपड़े धोते समय पैर फिसलने कर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु। इन घटनाओं की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करने पर दहेज का विरोध और दहेज का कारण कर कई बार प्रकाश में आता है। इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। फलत जन जागृति हुई है और इसी के परिणाम
स्वरूप वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंध सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया और वर्ष 1988 में और 2009 में महिला वर्ष 1990 में 48 से 35 में वर्ष में और 1993 से 53 से 77 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। इन आंकड़ों को देखते हुए दहेज समस्या की झलक हमारी समझ में आ सकती है, जिसके कारण महिलाओं के लिए दहेज प्रतिबंध चालू हुआ, जिससे अनेक महिलाएं दहेज की शिकार बन जाती थी। और वर्ष 1984 में और 1961 के कानून के सुधार के अनुसार इनके लिए अधिक सख्त कानून दिया गया। विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले संबंधित विवाद होने लगे, जिसकी वजह से ये सारा नियम लागू हो गया। अब देखते हैं पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले संबंधित विवाद हल करना, यानी जब शादियां हो जाती उस समय जो अनेक प्रकार के झगड़े और समझौते होते उसके उन विवादों को हल करना। दूसरा, गुजारा भत्ता और अलग रहने के विषय में निर्णय लेना, उनको अगर अलग रहते उसके बारे में सलाह मशवरा करना, उसके बारे में निर्णय लेना और उनको भत्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसके बारे में सलाह मशवरा करना। एकल पालक तत्व संतानों का पालन पोषण तथा स्वामित्व के विषय में निर्णय लेना। अब जो संतानें होती है उनके बाल बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण करने के स्वामित्व में निर्णय लेना। चौथा, कामकाज में समझदारी और समुपदेशों का महत्व। ये सारी चीजों की जानकारी पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य थे, यानी विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं और कारण निर्माण होने वाले उनके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालक तत्व और अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए थे। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों की स्थान पर समुपदेशों को प्रधानता दी गई है। इसके को ही शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया गया था। तो ये थे पारिवारिक न्यायालयों के स्थापना के उद्देश्य। अब देखते हैं हम लोग सदन का मुस्लिम वुमेन एक्ट। उसके बाद तलाकशुदा महिला को उसके गुजरी के लिए उसके पति द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को गुजारा भत्ता कहते हैं। तलाकशुदा महिला को उसके गुजारे के लिए यानी उसको खान पान और उसके महीने भरे का खर्च चलाने के लिए उसके पति से दर माह यानी प्रत्येक माह में दी जाने वाली राशि को गुजारा भत्ता कहते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि साहबानों को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तीसरा, धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया है कि परिणाम स्वरूप सदन ने यह कानून मुस्लिम वुमेन एक्ट पारित किया था। तो ये सारी चीजें थी संसद का मुस्लिम वुमेन एक्ट। अब उसके बाद देखते सती प्रतिबंध कानून, जो कि 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव की रूप कुमार नाम की विवाहिता सती हो गई थी। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुमार नाम की विवाहिता सती हो गई थी। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। वो अपने मर्जी से सती नहीं हुई थी, उसको सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना और सती प्रथा का उदात्तीकरण करना
जैसी बातें गैर कानूनी थी। मीना, मैन, गीता, सिंधु, सुजाता, अनंत, अनु जोसफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्ता और पत्रकारों ने यह कांड की जांच पड़ताल की और सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंध कानून पारित किया। अब ये सती प्रथा जो हुई थी उसके विरोध में नारी मुक्ति कार्यकर्ताओं ने जांच पड़ताल के बाद 1988 कड़े प्रावधान करके सती प्रबंधन कानून पारित किया। अब उसके बाद देखते हैं मानव अधिकार रक्षा कानून। अब हमने अभी तक देखे सती प्रथा कानून, मुस्लिम लीग एक्ट, सती प्रथा कानून, गुजारा भत्ते का मुकदमा, महिलाओं के लिए आरक्षण, जो कि मानव अधिकार सुरक्षा कानून। इसमें स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके और इसीलिए वर्ष 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। इस आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंधित विवेचन, तलाकशुदा, महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाओं में सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की गई, जिससे अनेक महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, जिसके कारण वह अधिक चीजों के ऊपर प्रतिबंधित किया गया। जिससे हमने देखे इसके पहले सती प्रथा कानून, गुजारा भत्ते का मुकदमा 1985, इसके कारण ये सारी चीजें थी। और एक चीज बता रहा हूँ महत्वपूर्ण घटना है, 1871 में ब्रिटिश काल में अपराध संबंधित कानून पारित किया गया था। जो अपराध होते उसके बारे में कानून बनाए थे। 1952 में हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते के अधिकार का कानून पारित किया गया था। 1961 में दहेज प्रतिबंध कानून पारित किया गया था। उसके बाद दूसरा प्रस्तुति सुविधा अधिनियम कानून पारित किया गया था, प्रस्तुति सुविधा। उसके बाद 1972 में महंगाई के विरोध में कुणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई में महिलाओं का बेलन मोर्चा हुआ था, जिसमें हमने देखे थे स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, जो बेलन मोर्चा निकाला गया था 1972 में। 1973 में हिमाचल में चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें वहां के लोगों ने, सुंदरलाल बहुगुणा और बहुत सारे लोगों ने वहां पर हिमाचल की तलहटी और जंगलों के पेड़ों का व्यापारिक व्यवसाय चल रहा था, जिसकी वजह से सुंदरलाल बहुगुणा और इन लोगों ने वहां की स्त्रियों के साथ मिलकर भूख पर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई और पेड़ों की कटाई को रोके। इसके कारण उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, जिसके कारण फिर नेक्स्ट 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिसमें भारत में महिला आयोग की स्थापना हुई। और उसके बाद तीसरा, महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं के लिए राज्यव्यापी परिषद आयोजित की गई। ये सारी चीजें हमने देखे। 1967 में महिला प्रमिला दावड़ते ने दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। 1977 में सौदामणि राव ने पुणे में स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की स्थापना की। 1984 में दहेज प्रतिबंध सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया और 1984 में ही पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सारे कानून हमने आज देखे, जो कि चिपको आंदोलन, स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अगर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात क्यों घट रहा है, इसके कारणों की खोज करना है। तो ये हमने आज देखे।
महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, जिसमें स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, मुनाल गोरे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणिया 1963, शराब के विरोध में आंदोलन 1992 और अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975, डॉक्टर फुल रेणुगुणा और उसके बाद और प्रमिला दावड़ते और महिलाओं के संदर्भ में कानून 1952 और दहेज प्रथा के विरोध में कानून 1984 और पारिवारिक न्यायालय 1984। तो ये सारी चीजें, उसके बाद गुजारा भत्ते का मुकदमा 1985 और उसके बाद देखिए सती प्रथा कानून 4 सितंबर 1987। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी। हेलो।